एक बार फिर से कहानी का अगला अंश आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। दास्तान गोई में आपका हमरा आरजे अभिनव। कहानी है निर्मल वर्मा की अंधेरे में। कहानी का अगला अंश। और तब उस क्षण मुझे लगा कि मैं बहुत अकेला हूँ। बाबू भी अपने में बहुत अकेले हैं। माँ के बिना हर कमरा साए साए सा करता प्रतीत होता है। मैं दीवार से सटकर आंखें मूंद लेता हूँ। जिस दिन माँ मौसी के घर मुझसे बिना ही चली गई थी, उससे एक दिन पहले आधी रात को मेरी आँख खुल गई थी। कमरे में अंधेरा था। हवा से खिड़की का पर्दा मेरे तकिए के ऊपर जोर जोर से फड़फड़ा उठता था। कुछ देर तक मेरे मन में एक अजीब सा भ्रम मंडराता रहा। मुझे लगा कि इस कमरे में जहाँ मैं लेटा हूँ, हर चीज़ अपने पुराने स्थान को छोड़कर नए कोनों में उठाई है। मुझे लगा जो खिड़की मेरे बाईं ओर होती थी, वो अंधेरे में चुपचाप खिसक कर बिल्कुल मेरे सामने आ गई है। मेरे पलंग से 2 गज की दूरी पर जहाँ पहले दीवार थी, वहाँ दरवाज़ा सिमट आया है। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और उसके भीतर से बाबू के कमरे की रोशनी थर्मामीटर की तरह चमकती हुई पारे की रेखा सी फर्श पर खिंचाई थी। इतनी महीन, इतनी म्लान, मानो हाथ से छूते ही टूट जाएगी, चारों ओर पानी से बिखर जाएगी। अचानक वो दरवाज़ा 2 बड़े बड़े काले पंखों सा फड़फड़ाता हुआ खुल गया। प्रकाश की पतली सी रेखा फर्श पर तेजी से लपकती हुई सामने की दीवार पर चढ़ गई। दरवाजे के पीछे छोटे से गलियारे में कोई जोर जोर से हाँफ रहा था। पहला क्षण मुझे लगा था कि दरवाज़ा हवा के झोंके से खुल गया है और माँ उसे बंद करने आई है, किंतु कुछ देर तक कोई भीतर नहीं आया। दरवाजे के पीछे गलियारे में उखड़ी हुई सांसों का एक हल्का सा बवंडर उठता है और फिर वो दब जाता था। कुछ सहमे हुए शब्द सुनाई देते थे, कभी दूर से, इतनी दूर से कि शब्दों के बजाय आहट ही मुझ तक पहुँच आती थी। कभी पास से, इतने पास से, इतने पास से कि मानो मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। नहीं, तुम भीतर नहीं जाओगी। मैंने बाबू का स्वर पहचान लिया। एक पतली सी चीख चमकीले कांच के टुकड़े से अंधेरे को छील गई। माँ को क्या हो गया है? वो इस अजीब ढंग से चीख क्यों रही है? छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ दो। पोनू, तुम भीतर नहीं जाओगी। कौन हो तुम मुझे रोकने वाले? छी, शर्म नहीं आती? पोनू, वो सो रहा है, इस तरह मत चिल्लाओ। मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मुझे भीतर जाने दो। नहीं, इस वक्त नहीं। तुम समझते हो मैं पागल हूं? उसे सब कुछ बता दूंगी। पोनो, अपने कमरे में चलो। यहाँ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, इस वक्त तुम होश में नहीं हो। किंतु बाबू अपनी बात पूरी नहीं कह पाए। बीच में ही किसी ने झपट कर पर्दा हटा दिया। गलियारों की रोशनी में मेरा बिस्तर चमक उठा। पलंग और खिड़की के बीच का दीवार अंधेरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा संगमरमर सी सफ़ेद 2 बाहें पर्दे के बाहर हवा में फैली थी। पीछे एक छाया है, भूखी फटी फटी सी 2 आंखें हैं। पर्दे को नोचती हुई लंबी पतली कांपती उंगलियां हैं और बिजली में चमचमाती नाक की लौ जो बार बार फड़फड़ाते होठ के ऊपर तारे सी टिकी है। ये सब कुछ मैंने एक छोटे से क्षण में देखा था। दूसरे क्षण मुझे लगा मानो पर्दा अपनी जगह वापस खींच लाया हो। सिर्फ एक भर्राई सी आवाज़ सुनाई दे जाती है, जो ऊपर उठने से पहले ही दबा दी जाती है, मानो किसी ने अपने हाथ से उसे भींच रखा हो। तब जो मैंने सुना उस पर एकाएक विश्वास नहीं हो पाया। मुझे लगा पर्दे के पीछे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। नहीं, ये माँ नहीं हो सकती। माँ को जब भी फिट आता है तब केवल उनके दांत खटखटाते हैं। मैंने उन्हें इतने विचित्र ढंग से हंसते हुए कभी नहीं सुना। फिर भी मैं जानता था कि ये माँ की ही आवाज़ है। मैं आगे कुछ भी नहीं सुन पाता। लगता है मानो कमरे का अंधेरा कमरे से अलग होकर एक मैले चीथड़े की तरह मेरे आंखों के चारों ओर घूम रहा है। संगमरमर सी सफ़ेद 2 बाहें काली झील से ऊपर उठी हैं, कातर सी होकर मुझे बुलाती हैं, बार बार अपनी ओर खींचती हैं। उस रात देर तक मैं बिस्तर पर बैठा बैठा कांपता रहा। एक अजीब सी आवाज़ हवा के संग खिड़की के भीतर आती थी और मेरे चेहरे को छूती, सहलाती, धीरे धीरे हंसने लगती थी। बानू टेरेस के नीचे गिरी हुई खूबानियां बीन रही है। बानू, मैं हौले से कहता हूँ, बानू। शिमले की एक दोपहर जब मैं टेरेस पर लेटा हूँ, बीमारी के बाद के दिन है। अब हमें कोई नहीं पूछता, सब निश्चिंत से हो गए हैं। बाबू अब मेरे कमरे में हर शाम नहीं आते। पीरेन चाचा एक लंबे अरसे से दिखाई नहीं दिए। मेरे ठीक होने पर अगर दुख है तो शायद बानों को। मैं अगर बीमार बना रहता तो दिल्ली जाने के दिन टलते रहते। टेरेस के पीछे 2 छोटी छोटी पहाड़ियां खुली हुई कैंची की तरह आकाश की ओर उठी है। उनके बीच पेड़ों की लंबी श्रृंखला दूर तक चली गई है। जब कभी कालका जाने वाली ट्रेन वहां से गुजरती है तो धुएं की एक लट आकाश के चेहरे पर उड़ जाती है। बानो, हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली, इस एक शब्द में कितनी स्मृतियां छपी हैं। शिमला कालका की सांप सी बलखाती टेढ़ी मेढ़ी लाइन, लंबी लंबी अंधेरी सुरंग है और रेल के डिब्बे की खिड़की से बाहर हवा में फिसलती तारें। शाम हो जाती और मैं
ऊँग जाता। माँ कंधा झुझोड़ कर बाहर हवा में फिसलती तारें जगाती मुझे, बच्ची उठो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठता। बाहर अंधेरे मैदान में दूर दूर तक कालका की झिलमिल सी रोशनियों को देखकर लगता मानो देर से तारे आकाश से उतरकर जमीन पर बिखर गए। बानो सीढ़ियां चढ़कर कब टेरेस पर आ गई मुझे पता ही नहीं लगा। उसने अपनी फ्रॉक को ऊपर उठाकर झूला बना लिया है, जिसमें ठठास खुबानियां भरी हैं। नंगे पेट के चारों ओर जांघिए के निफे के निशान, जहां तहां छोटी छोटी मछलियों से उभर आए हैं। वो फ्रॉक नीचे करके खुबानियां बिखेर देती हैं। कच्ची पक्की खुबानियां हैं, हरी पीली कुछ कुछ लाल। लो खाओ। वो एक पकी हुई पीले रंग की खुबानी मेरे आगे कर देती है। मैंने सिर हिला दिया। बाबू ने बाहर की कोई भी चीज़ खाने से मना किया है। ये कच्ची नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। किंतु उसने मेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं की और जो खुबानी वो दे रही थी उसे निश्चिंत होकर खुद खाने लगी। खाने को खुबानी खा लेता बाबू का तो बहाना है, असली कारण दूसरा है जो कोई नहीं जानता। बानो बेचारी तो बिल्कुल नहीं जानती। जब से बुखार उतरा है मुझे लगता है जैसे मैं सब लोगों से भिन्न हूँ, अलग हूँ। कमजोरी के कारण जब कभी सिर चकराता है, पाँव कँपते हैं तो अच्छा लगता है, मन में अजीब सी खुशी होती है, अपने पर गर्व होता है। पहले माँ के मौसी के घर जाने से पहले मेरा अपना घेरा था, जिसमें बानो और माँ, पीरन चाचा और बाबू सब कोई थे। न मालूम बीमारी के इस लंबे अरसे में कौन सा ऐसा क्षण आया जब ये घेरा टूट गया। पिछले कुछ दिनों से मैं जिस चीज़ को जैसे देखता हूँ वैसे शायद कोई नहीं देखता। पहले मैं हर चीज़ को दूसरों की आंखों से देखता था और निश्चिंत थी। अब उनके पीछे एक रहस्य है, डर है, जो मेरा अपना है और जिसे कोई नहीं जानता। टेरेस के पास पवेलियन की छत पर एक खटखटाहट होती है। लगता है जैसे टपाटप बूंदें गिर रही हैं। मैं जंगले के बाहर हाथ निकाल कर देखता हूँ। बारिश नहीं है, केवल कुछ बूंदें। कुछ पहाड़ी चिड़िया हैं जो छत पर एक कोने से दूसरे कोनों तक फुदक फुदक कर उड़ती हैं। बानो खुबानी को गाल के भीतर लट्टू की तरह घुमाती है। उसका कहना है कि इस तरह मुंह का सारा थूक खुबानी के भीतर जाकर रस बन जाता है। दिल्ली जाना पक्का हो गया? माँ आ जाए तब। कहाँ गई है तुम्हारी माँ? मौसी के घर। तो पक्का मालूम है कि वो मौसी के घर गई हैं? बानो ने रहस्य भरी आंखों से मेरी ओर देखा। मैं विस्मय से बानो की ओर देखता हूँ। क्या बात है बानो? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा था। बानो ने थूक में भीगी हुई खुबानी को होठों पर रगड़ते हुए कहा। अम्मी ने मना किया है, कहा है तुमसे कुछ ना कहूँ। मैं चुपचाप लापरवाही से मुस्कराता हूँ। बानो पर मुझे बेहद गुस्सा है। मुझे जब बहुत गुस्सा आता है तो मैं हमेशा मुस्कराता हूँ, ताकि कोई ये ना समझे कि मेरा मन इतना कच्चा और छोटा है। सोनमई रंग के बादल नीचे झुके आ रहे हैं। टेरेस के पीछे पहाड़ियाँ काली भूरी सी हो गई हैं। जब कभी बादलों की ओर से सूरज का मुंह बाहर निकलता है तो पतली दुबली छायाएं पूर्व से पश्चिम की ओर भागने लगती हैं। टेरेस पर चारों ओर आसपास सब सन्नाटा है। बरसों पहले एक मेम यहाँ रहती थी। उसके मर जाने के बाद अब यहाँ कोई नहीं रहता। 12 महीने गर्मी सर्दी कमरे बंद रहते हैं। बरामदा और उसके आगे एक लंबा गलियारा सूना पड़ा रहता है। हम गेस्ट हाउस के पिछवाड़े की सीढ़ियाँ चढ़कर पवेलियन पर चोरी चोरी छिपके छुपके चले जाते हैं और वहीं एक कोने में अपने अलूचे और खुबानियों का खजाना जमा करते हैं। कौन सी बात है जो बानो मुझसे छुपा रही है? क्या सचमुच उसकी अम्मी ने मना किया है या वो सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए बहका रही है? मैं टेरेस पर लेटे लेटे अधमूदी आंखों से अपने घर की छत देखता हूँ। दाईं ओर छज्जे के सिरे पर माँ के कमरे की खिड़की दिखाई देती है। माँ जब घर में नहीं होती तो वो हमेशा बंद रहती है। क्या वो अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी है? मौसी के घर वो इतने दिन कभी नहीं रही थी। क्या वो जानती नहीं कि मैं अब चल फिर लेता हूँ? और बाबू ने मुझसे ये सब अब यहाँ मेम के भूते मकान तक आने में की अनुमति मुझे दे दी है। उस रात से मैंने उन्हें नहीं देखा जब वो चीखती हुई मेरे दरवाजे तक आई थी और बाबू ने उन्हें भीतर आने से रोक दिया था। मैं निश्चित नहीं कर पाता कि क्या ऐसा सचमुच हुआ था या मैंने सिर्फ कोई सपना देखा है। दिल्ली पहाड़ों के ऊपर है या नीचे? बानो ने पूछा। दिल्ली मैदान में है, वहाँ जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। मैंने सुनी सुनाई बात बड़े गर्व से कह दी। बानो ने अविश्वास भरी दृष्टि से मुझे देखा। नीचे तो एननडेल का मैदान है और उसके नीचे खड्ड है। दिल्ली क्या खड्ड के नीचे है? बानो कभी दिल्ली नहीं गई। मुझे उस पर हमेशा तरस आता है। मैं उसकी जिज्ञासा को शांत करने का कोई प्रयत्न नहीं करता और लापरवाही से सिर फेर लेता हूँ। बानो ने खुबानियों की गुठलियां पवेलियन के पीछे गेस्ट रूम में फेंक दी और वहीं कुछ देर तक दरवाजे से सट कर खड़ी रही।
हवा से खुबानी की पेड़ की शाखाएं छतों पर झुकती हैं, खुबानियां झड़ती हैं, कुछ जमीन पर, कुछ पवेलियन की छत पर। खट खट। दोपहर और शाम के बीच का सारा शिमला चुप हो जाता है, बस केवल खुबानियों की खटखट आवाज पहाड़ी हवा में गूंजती है। बानू ने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया है। गैस रूम के दरवाजे का एक शीशा टूटा हुआ था, उसी में अपना सिर डालकर वो कमरे के भीतर झांक रही थी। उसके सिर के ऊपर जो जरा सी खाली जगह बच गई थी, वहीं मैंने खींचतान करके अपना सिर अड़ा दिया। लेकर आता हूं कहानी का अगला अंश कल दास्तान।